असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त। सैनी ने बंगाल के बाद पंजाब जीतने का ठोका दावा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने कुरुक्षेत्र दौरे के दौरान गौशालाओं को दी सौगात। नारी शक्ति सम्मेलन में भी की शिरकत। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने साधा निशाना। कहा, जहां किया सीएम ने प्रचार वहां हुआ कांग्रेस का बंटाधार। हिमाचल प्रदेश के कैंसर के साथ साथ अब मरीज कैंसर की दवाइयों से भी हुए परेशान। प्रशासन द्वारा समय पर भुगतान न होने से अटकी हलक में जान। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत, हाजिर हूं हरियाणा हिमाचल प्राइम बुलेटिन के साथ। बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर से करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने असम में विधायक दल का नेता चुनने के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को ऑब्जर्वर के तौर पर चुना गया है। विस्तार से जानने के लिए आइए सीधा चलते हैं हमारे संवाददाता अंकित दुदानी के पास। अंकित, क्या जानकारी है पूरी, और ये सब जो प्रक्रिया होगी इसके बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। अंकित, क्या अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जेपी नड्डा के साथ साहब प्रभारी के तौर पर बिल्कुल असम में एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जी बिल्कुल, असम में एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जेपी नड्डा को जहां पर्यवेक्षक लगाया गया है, वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी को सह पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। वहां जब विधायक दल का नेता चुना जाएगा तो उसमें अहम भूमिका कह सकते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री की रहने वाली है। जिस तरह से एक राष्ट्रीय स्तर का चेहरा भी मुख्यमंत्री का बना है, क्योंकि वो आसाम कहे या पश्चिम बंगाल कहे, मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार भी करके आए जा करके। और इससे पहले भी अब जिस तरह से लगातार पंजाब के अंदर जाना हो रहा है, तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जब से बने हैं नायब सैनी, उसके बाद से एक राष्ट्रीय स्तर का चेहरा बनते जा रहे हैं। और अब ये जिम्मेदारी देना, ये इस बात का परिचायक है कि सह पर्यवेक्षक के रूप में बनाना, कि केंद्रीय जो नेतृत्व है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री के ऊपर काफी विश्वास करता है और इसी वजह से ये जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि अभी तय नहीं हुआ है कि वहां ओथ कब होगी असम के अंदर। हालांकि बंगाल के अंदर तो 9 मई को ओथ होगी, लेकिन असम के अंदर कब ओथ होगी ये अभी देखना होगा। और विधायक दल का नेता, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा जो अभी मुख्यमंत्री है वही चुने जाने हैं, लगभग यही माना जाता है। लेकिन फिर भी विधायक दल की बैठक होती है और उसके अंदर नेता चुना जाता है। पूरे तरीके से जेपी नड्डा के साथ नायब सिंह सैनी देखेंगे। एक बात जो सोशल मीडिया पे चल रही है और कुछ गणितज्ञ कह रहे हैं, क्योंकि ये जो बंगाल का सफ़र है ये आसान सफ़र नहीं था। लगभग पिछले 2-2.5 सालों से, या यूं कहिए कि पिछले चुनाव से लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ज़मीन पर काम कर रहे थे। और ये जो चुनाव की प्रक्रिया थी और चुनाव की जो रणनीति थी, इसमें कहते हैं हरियाणा मॉडल का प्रयोग किया गया है। उसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, वो चाहे आसाम की बात करें या बंगाल की बात करें, बंगाल क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट था। आसाम के अंदर तो पहले भी सरकार थी और बंगाल को लेकर के 2021 में जब चुनाव हुए थे, और उस समय भी बीजेपी को पूरी उम्मीद थी कि सरकार बनाएगी, लेकिन उस समय 80 से कम सीटें बीजेपी की रह गई थी। और तब से ही जो बीजेपी में एक चाणक्य वर्ड जिनको कहा जाता है, अमित शाह, वो उसी समय से लगे थे इसको लेकर के कि पूरी रणनीति तैयार की गई। और बीजेपी के जो चाणक्य अमित शाह हैं, उन्हीं की देखरेख के अंदर लगभग 8 नेताओं की ये टोली बनी और 8 नेताओं ने ग्राउंड पर रह करके काम किया। उसमें सुनील बंसल का भी नाम है, जो कि राष्ट्रीय संगठन उप महामंत्री हैं, उनका भी नाम है। और देवेंद्र जो
धर्मेंद्र प्रधान है, उनका नाम है। ऐसे ही कई चेहरे ऐसे थे जिन्होंने बारीकी से वहां काम किया और हरियाणा मॉडल जैसे था, ग्राउंड पे जाकर के एक एक घर में जाकर के पन्ना प्रमुख बना करके काम किया गया। वहां भी पहली बार ये पन्ना प्रमुख का इस्तेमाल किया गया कि पन्ना प्रमुख बनाए गए। एक एक पन्ना मतलब एक एक गली में वोटरों की जिम्मेदारी एक एक पन्ना प्रमुख बनाए गए और उनको दी गई। और वोटिंग कराने तक की नहीं, जब काउंटिंग हो रही थी तब भी वो संभालने पूरे तरीके से सतर्क रहे, क्योंकि जिस तरह की बात पहले कही जा रही थी कि वहां ममता बनर्जी की जो सरकार थी और कार्यकर्ताओं के बीच में काफी हिंसा होती थी, वो अब की बार देखने को नहीं मिली। और केंद्रीय बल जो है वो भी लगाया गया, जिनकी देखरेख के अंदर पूरा चुनाव हुआ और आखिरकार बीजेपी ने जीत हासिल की। अंकित, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास फिर हम लौटेंगे और रुख करते हैं अगली खबर का। अब हम बात करने जा रहे हैं असम और बंगाल के बाद पंजाब की। पंजाब विधानसभा को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अब अगला टारगेट पंजाब को मान रहे हैं और पंजाब फतेह उनके लिए एक बड़ी चीज़ होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल और असम के बाद अगला टारगेट पंजाब है। तो क्या पंजाब में भी हरियाणा मॉडल लागू होगा? मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। आज उससे बंगाल आजाद हुआ है। आज मोदी जी के नेतृत्व में कमल का फूल खिला है। मैं मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उनकी नीतियों के कारण बंगाल बचा है। बंगाल देश के मुख्य विकास की धारा में अब जुड़ेगा, ये हमारे लिए गर्व की बात है। पंजाब की बारी, इसके बाद पंजाब की बारी है। जिम्मेवारी काफी ज्यादा बढ़ गई है। मोदी जी ने बड़ी योजनाएं लागू कर रखी। तो एक बार फिर रुख करते हैं अंकित दुधानी का। बंगाल के बाद, असम के बाद अब उत्साह जो है नायब सिंह सैनी का देखने को बनता है। आप भी देख रहे हैं लगातार, आज भी वो कुरुक्षेत्र के दौरे पर हैं और पंजाब में खास तौर से जो नायब सिंह सैनी है वो सक्रिय नज़र आ रहे हैं। पग बांध कर प्रचार करते हैं, लगातार वहाँ के दौरे कर रहे हैं। तो पंजाब को लेकर क्या रणनीति है? बिल्कुल, पंजाब को लेकर के अगर बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री की विशेष जिम्मेदारी पंजाब के अंदर लगाई गई है। हालांकि कोई औपचारिक तौर पर कोई ऐसी सूची जारी नहीं हुई है, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री लगातार पंजाब के दौरा करते हैं, कार्यक्रम करते हैं। अभी भी आप देख रहे हैं कि कुरुक्षेत्र के अंदर जब वो बोल रहे हैं तो पगड़ी बांध करके और नांदेड़ साहिब के लिए एक स्पेशल ट्रेन उन्होंने रवाना की है कुरुक्षेत्र से। तो कहीं ना कहीं और हर हफ्ते में अगर बात की जाए तो 3 से 4 दिन अब वो पगड़ी बांध करके रहते हैं। वो इसलिए रहते हैं क्योंकि पंजाब के अंदर उनके प्रोग्राम होते हैं, अलग अलग वर्ग के लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं। अगर उनके पंजाब के अंदर प्रोग्राम नहीं होते तो सीएम हाउस जो है, जो संत कबीर कुटीर है, उस पे अलग अलग वो युवा हो, उद्योगपति हो या निहंग सिख हो, अलग अलग जो तथ्य हैं वो मिलने के लिए पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पंजाब के लोग भी अब ये कहने लगे हैं कि नायब सैनी के ऊपर जो पगड़ी है वो काफी जस्ती है और इसी वजह से वो काफी प्रभावित भी होते हैं। और कहीं ना कहीं जो खुद नायब सैनी नारायणगढ़ के रहने वाले हैं और नारायणगढ़ और जो इलाका है ये पंजाब का इलाका है, लगभग मिलता जुलता है और बोली भी जो अच्छी मिलती जुलती है। तो इस वजह से काफी प्रभाव नायब सैनी का वहाँ पंजाब के अंदर है और इसी वजह से लगातार कार्यक्रम वहाँ के युवा हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो, किसान हो, लगातार मुख्यमंत्री नायब सैनी का प्रोग्राम ले रहे हैं और वहाँ प्रोग्राम करने के लिए वो जाते हैं। जी बिल्कुल अंकित, और ये जो जानकारी आपने दी और ये भी बताया कि अभी इस वक्त जो नायब सिंह सैनी हैं नांदेड़ साहब के लिए कुरुक्षेत्र से एक विशेष ट्रेन को रवाना कर रहे हैं, हरी झंडी दिखा रहे हैं, तो वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात करते हैं कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा की। महिपाल ढांडा भी इस भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर काफ़ी उत्साह में हैं और अगली जो रणनीति है उसको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनाने जा रही है, इन सारे विषय पर उनसे बात की है हमारे संवाददाता अंकित दुधानी ने। देखते हैं। 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें से 3 में बीजेपी ने बड़ी भारी जीत हासिल की है। हमारे साथ शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा है, उनसे बात करते हैं। ढांडा जी, बंगाल और असम की जीत काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्या कारण मानते हैं कि वहाँ इतनी बड़ी जीत हुई?
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की राजनीति का जो मॉडल उन्होंने इस देश में इस्टेब्लिश किया वो बहुत बड़ा कारण रहा है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का कैडर अपनी जान दे के, अपनी सारे संकटों को झेल के वो लोगों के साथ खड़ा रहा है। उन लोगों के साथ जो लोग गुंडागर्दी कर रहे थे, जो लोग भ्रष्टाचार फैला रहे थे, जो लोग लोगों का जीना दुर्भर कर रहे थे, ऐसी तानाशाही भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ हमारा कार्यकर्ता जान की बाजी लगा के खड़ा रहा। लोगों के सुख दुख में जब कोई खड़ा होता है तो लोग उसको अपना आशीर्वाद देते हैं। पंजाब में किस तरह से देखते हैं इनका असर, क्योंकि अब 2027 में अगर बात करें तो पंजाब ही लक्ष्य है। बिल्कुल, देखिए पंजाब के लोगों ने सभी दलों की राजनीति को देख लिया है। ये बहरूपिया आए थे, इन्होंने कहा था हम तो पंजाब को लंदन बना देंगे, फला कर देंगे, और पंजाब को कंगाल बना दिया। पंजाब में आज हर दुखी है, किसान भी, मजदूर भी, नौजवान भी, महिलाएं भी। तो हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा से बातचीत हमारे संवाददाता अंकित दुदानी कर रहे थे। और जैसा कि हमने पहले कहा, इस वक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक खास कार्यक्रम में हैं और वो नांदेड़ साहब के लिए जो ट्रेन चल रही है उसको हरी झंडी दिखाने वाले हैं। वहाँ पर वो इस वक्त जनता को संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधा लाइव आपको ले चलते हैं कुरुक्षेत्र। ਅਸੀਂ सब जानते हैं कि सिरसा ਦੇ ਵਿੱਚ गुरुद्वारा चिल्ला साहिब सिरसा ਦੀ ਜਿਹੜੀ 70 ਕਨਾਲ ਇਹ ਭੂਮੀ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋषणा ਉਹ मैंने ਕੀਤੀ ਸੀ और मुझे बड़े खुशी ਦੀ ਗੱਲ है कि वो सारे कागजात वो गुरु साहिबान ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ने ਕੀਤਾ है। मैं प्रदेश में श्री गुरु नानक देव जी दे 550वें प्रकाश पर्व, गुरु तेग बहादुर जी दे 350वें शहीदी दिवस, गुरु गोबिंद सिंह जी दे 350वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य पर में राज्य स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन भी ये साडी सरकार कर रही है। प्रदेश में प्यारी साध संगत जीओ, साडी सरकार ने अनेक शिक्षण स्वास्थ्य संस्थावां, सड़कां ते चौंका द्वारा आदि ते गुरु साहिबान दे नाम ते स्थापित करने का साडी सरकार ने काम किया है। मैं आप सभी साध संगत से ये आग्रह भी करता हाँ कि जब आप नांदेड़ साहिब के दर्शन करने पहुँचे तो अपने परिवार के साथ साथ मैं आप लोगों को ये अपील भी करता हाँ कि अपने परिवार के साथ साथ हरियाणा की खुशहाली, शांति और समृद्धि के लिए भी तुसी उत्थे अरदास करनी है। हमारे किसान समृद्ध हो, साडे युवा सशक्त प्रगतिशील होण, साडी माताएं बहनें वो सुरक्षित होण, सशक्त बनन, यही साडा संकल्प है। तो आप देख रहे थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस वक्त लाइव संबोधित कर रहे थे कुरुक्षेत्र की जनता को, जहां से नांदेड़ साहब के लिए वो एक विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इससे पहले नायब सिंह सैनी ने आज कुरुक्षेत्र में कई कार्यक्रमों में भाग लिया। गौशाला के लिए चारा अनुदान राशि वितरण की और जो महिलाओं का कार्यक्रम था उसमें भी शिरकत की। पंजीकृत गौशालाओं के लिए 70 लाख रुपए की अनुदान राशि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जारी की है। के लिए हम साथियों, प्रदेश में बेसहारा गौवंश से मुक्त करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। साथियों, इसके लिए हमने 2 गो अभ्यारण्य की स्थापना भी की गई है। एक गांव नैन में और जो जिला पानीपत में है, दूसरा गांव डुंडर में जो हिसार जिला में है, वहां बनाए गए हैं। साथियों, हमने इनमें शेड की व्यवस्था की बात हो या पानी की व्यवस्था की बात हो, चारे की व्यवस्था की बात हो, ये सारी व्यवस्थाएं उनमें की गई हैं। साथियों, इसके लिए हमने 8 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की जा चुकी है। साथियों, प्रदेश में
बेसहारा गौवंश के पुनर्वास के लिए हमने वित्त वर्ष 2025-26 में 51 गौशालाओं को शेड बनाने के लिए 10 लाख रुपए प्रति गौशाला शेड अनुदान देने का काम भी किया। सभागार में उपस्थित सभी हमारे शिक्षकगण, हमारी महिला प्रोफेसर, हमारी महिला डॉक्टर्स, हमारी सशक्त हो जाएगा, ये बड़ी गहरी बात है। और समाज हमारा सशक्त होगा तो राष्ट्र बुलंदियों को छुएगा। मैं इसके लिए धन्यवाद भी करता हूं। आज मुझे खुशी है, ये सेमिनार उस पवित्र भूमि पर रखा गया है जिस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में सर्व मानव जाति के लिए एक ज्ञान का संदेश दिया, कर्म का संदेश दिया, और ये वो पवित्र संदेश भगवान श्री कृष्ण ने इसी कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि के ऊपर महाभारत के समय वो दिया। तो मुख्यमंत्री इस वक्त कुरुक्षेत्र में अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं और लगातार जो कुरुक्षेत्र की भूमि है उस पर आज भारतीय जनता पार्टी की जो कल जीत हुई है उसका जो शंखनाद हुआ है और इसके बाद पंजाब की बारी है, ऐसा मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं। अशोक हमारे साथ, हमारे संवाददाता कुरुक्षेत्र से जुड़े हैं। क्या माहौल है कुरुक्षेत्र में और अभी कौन कौन से कार्यक्रम हैं जो बाकी हैं? मुकेश जी, आपको बताना चाहूंगा जो विशेष रेलगाड़ी है कुरुक्षेत्र में वो खड़ी है इस समय, और अब से थोड़ी देर बाद अभी मुख्यमंत्री का संबोधन समाप्त हुआ है। बस इस विशेष रेलगाड़ी को जो भारत गौरव पर्यटक ट्रेन है उसको मुख्यमंत्री नायब जानी मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत निःशुल्क रेल यात्रा है कुरुक्षेत्र से सचखंड श्री हजूर साहब नांदेड़ महाराष्ट्र, यहाँ जाएगी ये ट्रेन। और बाकायदा पूरी रंग बिरंगे गुब्बारों से, फूलों से इस ट्रेन को सजाया गया है। इसमें 800 से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो इसमें सफर करेंगे। बाकायदा इनको फ्री ले जाया जा रहा है और उनके रहने का, रुकने की सारी व्यवस्था हरियाणा सरकार द्वारा कराई गई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनका भी संबोधन हुआ है। अब मुख्यमंत्री नायब सैनी किसी भी समय झंडी दिखा सकते हैं और श्रद्धालुओं को कहा जा रहा है कि वो अपनी अपनी सीटों पर बैठे। झंडे दिखाने के बाद ये विशेष रेलगाड़ी करनाल, पानीपत, अंबाला, दिल्ली होते हुए तक श्री हजूर साहिब नांदेड़ जाएगी, क्योंकि सिखों की बड़ी धार्मिक स्थली है। मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि इससे पहले हमने अयोध्या भेजा, तमाम धार्मिक स्थल है वहां का दर्शन कराते रहे हैं और इसी कड़ी में आज कुरुक्षेत्र से तक हजूर साहिब नांदेड़ की यात्रा, फ्री यात्रा करवाई जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बातचीत में भी लग रहा है कि अब हरी झंडी जो है मुख्यमंत्री दिखाने वाले हैं और आप उसको कवर करके हम तक भेजने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर इस विषय पर विस्तृत जानकारी लेंगे। और अब न्यूज़ 18 के इस विशेष बुलेटिन हरियाणा हिमाचल प्राइम पर हम बात पश्चिम बंगाल के बाद जो नतीजे आए हैं और उसके बाद जो बयानबाजी तेज हो गई है उसकी करने जा रहे हैं। अब हरियाणा के बाद रुख करते हैं हिमाचल का। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जहां जहां सुखविंदर सिंह सुक्खू, चाहे बंगाल हो चाहे आसाम हो, विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करने के लिए गए थे, वहां पर कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा है। अब अपने बयान से वो तंज भी कस रहे हैं और अपनी जीत का जो जश्न है वो भी मना रहे हैं, यानी एक तीर से दो निशाने कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने एक और बात कही जो शायद कांग्रेस को काफ़ी चुभ सकती है कि बंगाल का जो नतीजे आए हैं उसमें एक सीट तो ऐसी थी जिसमें कांग्रेस के उम्मीदवार को महज 650 वोट मिले हैं। क्या कह रहे हैं जयराम ठाकुर, आइए सीधे सुनते हैं। वो उन राज्यों में भाजपा जीती है और वेस्ट बंगाल में जहाँ गए थे, जिस सीट पर गए थे, तो वहाँ 650 वोट कांग्रेस के प्रत्याशी को मिले हैं। जमानत जब्त हुई है। मैं इस पर ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि उसमें पार्टी का फैसला था, टिकट जिन्होंने दिया था। लेकिन जहाँ भी मुख्यमंत्री गए और वहाँ झूठ बोल करके वो प्रचार करने की कोशिश करते हैं। और हिमाचल
ने तो अब पहचाना कि मुख्यमंत्री झूठ बोला। अब तो वेस्ट बंगाल के लोगों ने भी पहचान लिया कि हिमाचल के मुख्यमंत्री आए थे जो झूठ बोल करके चले गए थे और इसलिए उनकी बात को नहीं माना गया, नहीं सुना गया। असम में भी गारंटियाँ पूरी हो गई, वेस्ट बंगाल में गए वहाँ पर कहा गारंटियाँ पूरी कर दी। कौन सी गारंटी पूरी हो गई? और इसका संदेश मुझे लगता कि साफ और स्पष्ट वहाँ से आया है। और हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो कांग्रेस को लोग उखाड़ फेंकेंगे। जी, जयराम ठाकुर साहब की जो खुशी है वो भी झलक रही है इस पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो उलटफेर हुआ है, आसाम में जो जीत हुई है और साथ ही साथ जहां सुखविंदर सिंह सुक्खू गए उन सीटों पर हार हुई है कांग्रेस की, तो इससे भी जयराम जी बहुत खुश हैं। और अब कुछ समय के बाद पंजाब में चुनाव है, उसके बाद हिमाचल में चुनाव है और हिमाचल में भी कहा जाता है कि 5 साल के बाद सत्ता बदलती है, तो वो सत्ता भी ठाकुर जयराम को आती हुई दिख रही है। लेकिन जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, यहाँ पर अब जो सरकारी स्वास्थ्य योजनाएं हैं उनकी हकीकत सवालों के घेरे में आ रही है। हम बात शिमला के कैंसर अस्पताल की कर रहे हैं। कैंसर अस्पताल में जहां मरीज एक तरफ कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से जूझ रहे हैं, वहां पर इनको दवाई भी नहीं मिल रही है। यानी कैंसर के साथ साथ अब जो आम गरीब मरीज़ है वो दवाइयों के लिए तरस रहा है। और ये जो मरीज़ हैं ये खास नहीं है, आम है। इनके पास हिमकेयर का कार्ड है, इनके पास आयुष्मान कार्ड है, बावजूद इसके इनको कीमोथेरेपी नहीं दी जा रही है, इंजेक्शन इनको नहीं मिल रहे हैं, इनको दवाइयाँ बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं जो काफ़ी महंगी होती हैं। अब पूछा जाए तो ये सब क्यों हो रहा है, तो प्रशासन जवाब दे रहा है कि हम पेमेंट करने में हमें देरी हो गई थी और इस देरी के चलते जो सप्लायर हैं उन्होंने दवाइयों की सप्लाई रोक दी। क्या है पूरा माजरा, आइए देखते हैं। कार्ड वगैरह चल रहा है यहाँ पे? नहीं चल रहा है। कौन सा कार्ड है आपका? हिमकेयर। हिमकेयर तो बोल रहे हैं कि हिमकेयर पे तो सारी दवाइयाँ मिल रही है। कोई दवाई नहीं मिल रही है, खाली मल्टीविटामिन, उल्टीस, नॉर्मल दवाई मिल रही है, बाकी कीमो की कोई दवाई नहीं मिल रही है। तो कितना खर्चा आता है अभी आपका? आ जाता है 40,000 का पैकेज बनता है पूरा। 40,000 कितने दिनों में? वो बनता है डॉक्टर जैसे 6 महीने बाद आते हैं ना कीमो के बाद। मैं तो कीमो शुरू हुई थी मेरी 6 महीने हो गए, मतलब कीमो लगे हुए, फिर उसके बाद सिटी हुआ, उसके बाद डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखी, अब दवाइयाँ ही नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही है। तो तब तो आपका इतना ज़्यादा खर्च हो रहा है। खर्चा तो बहुत हो रहा है। तो कार्ड का मानते हैं आपको कि फ़ायदा हो रहा है कार्ड का? कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है कार्ड का। मतलब कार्ड कोई ज़रूरत नहीं है? कार्ड नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा है। कैंसर जैसी भयानक बीमारी जिसका नाम आते ही एक डर और भय पैदा हो जाता है, ना केवल मरीज़ में बल्कि उसके परिजनों में। फिर दवाई का ना मिलना और फिर जो आर्थिक बोझ है उसको सहना, यानी ट्रिपल मार हिमाचल प्रदेश के मरीजों पर पड़ रही है। इस माजरे को और विस्तार से समझते हैं। कपिल, आपकी जो ये रिपोर्ट आपने भेजी है इसमें आपने लिखा है कि प्रशासन ने पेमेंट नहीं की, और पेमेंट नहीं की तो जो दवाइयों के सप्लायर थे उन्होंने दवाई देनी बंद कर दी। इसको विस्तार से समझना चाहेंगे अब। देखिए, पहले तो जो आईजीएमसी में कैंसर हॉस्पिटल है वहां पर पहली बार नहीं है कि कोई ऐसी समस्या देखने को मिली है। निरंतर ये समस्या चलती रहती है। कभी कोई दवाई जो है स्टॉक से बाहर हो जाती है, तो अभी जो रिसेंटली अगर बात करें तो कैंसर के जो मरीज है उनको चाहे कीमोथेरेपी या फिर उनका कोबाल्ट होता है, कोई भी जो इलाज होता है कैंसर के मरीजों का, उनको जो दवाई मिलती है वो नहीं मिल रही है। जो सस्ती दवाइयां हैं यानी कि 5,000 से कम में आती है वो तो मिल रही है, लेकिन जो महंगी दवाई है या कीमो होना है तो ऐसे में उनको जो 50,000 खर्च होता है या 1 लाख होता है उस पर कोई भी दवाई नहीं मिल रही है। प्रशासन से बात करने के लिए मरीज जाते हैं या फिर जन औषधि केंद्र में जाते हैं तो वहां पर कहा जाता है कि ये हमारे पास स्टॉक में नहीं है, हमने ऑर्डर दिया है, जब ये सप्लाई में आएगी तो फिर हम आपको मुहैया करवाएंगे। लेकिन अब पेशेंट तब तक नहीं रुक सकते क्योंकि जबकि उन्हें डेट दी गई होगी कीमोथेरेपी की तो तब उन्हें लेनी पड़ेगी, नहीं तो जन औषधि केंद्र से ये कहा जाता है। अपना सवाल मैं कपिल फिर से दोहरा रहा हूं। आपने लिखा है कि प्रशासन ने ये माना है कि हम पेमेंट नहीं कर पाए, पेमेंट डिले हुई सरकार की तरफ से या जो वहाँ का मेडिकल विभाग है, उस मसले को मैं समझना चाहता हूँ कि माजरा क्या है।
ये जो आईजीएमसी प्रशासन का इसमें कहना है, साफ तौर पर ये कहना है कि सरकार के ध्यान में ये पूरा मामला है और जो खासकर जो सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है वो आयुष्मान कार्ड में आ रही है, क्योंकि पिछले 8 महीने से कोई भी पेमेंट जो है सप्लायर को नहीं गई है, जिसकी वजह से उन्होंने सप्लाई रोक दी है और 40 करोड़ के करीब आईजीएमसी की पेमेंट है जो अभी तक दी नहीं गई है और 70 करोड़ जो पेमेंट है वो हिमकेयर का है। 110 करोड़ के आसपास ये जो पेंडेंसी है जिसके चलते दवाई जो सप्लायर है वो आगे से नहीं दे रहा है, जो सस्ती दवाइयां हैं वो स्टॉक में आ रही है, लेकिन मुख्य जो दवाइयां हैं वो स्टॉक से बाहर हो गई है और ऐसे में आम लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दो कार्ड्स की बात आप कर रहे हैं, 2 कार्ड्स की आप बात कर रहे हैं, आप हिमकेयर की बात कर रहे हैं, आप आयुष्मान कार्ड की बात कर रहे हैं। एक राज्य सरकार का है और एक केंद्र सरकार का, तो दोनों में ही ये समस्या आ रही है, दोनों की तरफ से ही पेमेंट में डिले है जिसका खमियाजा कैंसर पीड़ित मरीज भुगत रहे हैं। समस्या इसलिए आ रही है क्योंकि जो आयुष्मान कार्ड का भी जो पेमेंट है वो कुछ हिस्सा जो है राज्य सरकार द्वारा देना होता है, तो राज्य सरकार द्वारा पेमेंट नहीं की जा रही है, ना तो आयुष्मान की पेमेंट हो रही है ना हिमकेयर की पेमेंट हो रही है, तो दोनों में ऐसे में दिक्कत आ रही है। हालांकि राज्य से बाहर जब इलाज के लिए जो मरीज जाते हैं तो वहां पर कार्ड पर दवाइयां उपलब्ध हो रही है, लेकिन हिमाचल के अंदर जब अस्पतालों में वो जाते हैं तो वहां पर वही दवाइयां नहीं मिलती है। डॉक्टर साफ तौर पर कहते हैं कि आप पीजीआई जाके या तो ये दवाइयां ले आइए या फिर आप यहीं पर जो है वो बाहर से मार्केट से इसको खरीदिए और फिर अपना जो है आप कीमोथेरेपी करवाइए। तो ऐसे में ये स्थिति जो है पैदा हो गई है यहाँ पर आईजीएमसी के अंदर जो कैंसर हॉस्पिटल है पूरे प्रदेश भर से। बिल्कुल समझा जा सकता है, हिमाचल जैसी जगह से पीजीआई में आना, फिर यहाँ पे रहना, फिर कीमोथेरेपी करवाना, इलाज करवाना, फिर और आर्थिक बोझ उनके ऊपर पड़ता है और जो हालात सरकारी अस्पतालों के हैं, इतनी भीड़ है वहाँ पर, तो यहाँ पर जगह पाना भी बहुत मुश्किल है पीजीआई जैसी जगह में इस लंबे इलाज के लिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया कमल ठाकुर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब रुख करते हैं अगली खबर का। ये खबर हरियाणा के धुलावट टोल प्लाजा से है। केएमपी कुंडली मानेसर पलवल वाला जो एक्सप्रेस वे है, यहाँ पर एक बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में 5 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ये पलवल की तरफ एक स्कॉर्पियो से जा रहे थे और ओवरटेक करते समय जो गाड़ी है वो अनियंत्रित हो गई और दूसरी गाड़ी से जाकर टकरा गई। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि वाहन पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया और जो इस स्कॉर्पियो में 5 पुलिस वाले बैठे थे इनकी मौत हो गई। सुबह 10 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि केएमपी धुलावट गांव के पास केएमपी रोड पर एक स्कॉर्पियो का एक्सीडेंट हो गया। जो हम घटना की सूचना मिलते तुरंत मौके पहुंचे, तुरंत मौके पर पहुँच कर देखा कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी बिल्कुल दुर्घटनाग्रस्त थी और उसमें 5 व्यक्ति सवार थे। जो पास पहचान करने पता चला भाई ये यूपी पुलिस के जवान हैं, लेकिन जो देख के आ गए सारे बिल्कुल एट द स्पॉट डेड हो रहे हैं। जाँच की जा रही है, रोड क्लियर है। तो इसी दुखद खबर के साथ आज के इस हरियाणा हिमाचल प्राइम टाइम बुलेटिन को अब हम विराम देते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल पर खबरों को विराम कभी नहीं दिया जाता है। इसलिए बने रहे हमारे साथ, कहीं मत जाइए, रिमोट को बिल्कुल हाथ मत लगाइए। हम यूं गए और यूं आए, बने रहे हमारे साथ।